बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 11 है। आज हम आपके लिए जो किताब ला रहे हैं वो है नाकाबिले तस्खीर मुजरिम, हिस्सा अव्वल। आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 03332495 पर और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 11 सफ़ा नंबर 223 से। इस किताब के टोटल 11 पार्ट्स हैं। शीशी बंद करके हैरिस ने वापस अपनी जेब में डाल ली और फिर जेब से एक बारीक सी रस्सी का गुच्छा निकाला। उस रस्सी के सिरे पर एंकर लगा हुआ था। हैरिस ने आखिरी बार इधर उधर देखा और फिर उसने रस्सी का सिरा पकड़कर इसे दीवार के सिरे की तरफ उछाल दिया। पहले ही कोशिश में एंकर के सिरों ने दीवार के किनारों को मजबूती से पकड़ लिया था। हैरिस ने झटका देकर रस्सी की ताकत का अंदाजा लगाया और फिर रस्सी के जरिए वो बंदर जैसी तेजी से दीवार पर चढ़ता चला गया। पलक झपकते ही वो दीवार के ऊपर पहुंच चुका था। ये कोठी की अकबी समत थी और इस तरफ एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी ने माहौल को कदरे रोशन कर दिया था। हैरिस ने फुर्ती से रस्सी को लपेटकर जेब में डाला और फिर अंदर छलांग लगा दी। एक हल्के से धमाके से वो जमीन पर गिरा और फिर फुर्ती से कद आदम बाड़ के पीछे दबक गया। उसी लम्हे कोठी के सामने की समझ से दो कुत्तों की आवाजें सुनाई दी। कुत्तों के हसास कानों ने धमाके की आवाज सुन ली थी। वो बिजली की तेजी से भागते हुए सीधे उस जगह आए जहां बाड़ के पीछे हैरिस दबका हुआ था। कुत्ते बाड़ के करीब आए और उन्होंने हैरिस को भी देख लिया था, मगर करीब आते ही वो तेजी से दुम हिलाने लगे और जिस तेज रफ्तारी से वो आए थे उसी तेज रफ्तारी से वापस मुड़कर भाग गए। हैरिस के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कुत्तों के जाते ही हैरिस बाड़ से बाहर निकला और फिर वो दबे कदमों तेजी से इमारत के अकब में पहुंच गया। यहाँ एक खिड़की तो मौजूद थी मगर इस पर बाहर की तरफ लोहे की मजबूत सलाखें फिट थी। हैरिस ने तेजी से जेब में हाथ डाला और फिर अपनी जेब से एक चिपटी सी ट्यूब बाहर निकाल ली। ट्यूब का ढक्कन खोलकर उसने ट्यूब को हल्के से दबाया। ट्यूब से सुर्ख रंग की पेस्ट बाहर निकली। उसने पेस्ट को सलाख के निचले हिस्से पर जमा दिया और फिर ट्यूब का ढक्कन खोलकर उसने ट्यूब दोबारा जेब में डाल ली। ट्यूब जेब में डालकर उसने उंगली से पेस्ट का एक हिस्सा उस सलाख के ऊपरी सिरे पर चारों तरफ मलने लगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पेस्ट उसने 5 सलाखों के ऊपर और निचले हिस्सों पर मल दिया और फिर पहली सलाख को दरमियान से पकड़कर जोर से झटका दिया और दूसरी सलाख ऊपर और नीचे से कटकर उसके हाथ में आ गई। उसने आहिस्ते से सलाख को नीचे घास पर रखा और दूसरी सलाख उखाड़ ली। इसी तरह 5 सलाखों को उखाड़ कर उसने नीचे घास पर रख दिया। फिर जेब से हीरे की नोक वाला एक कलम निकाला और टेप निकाली। खिड़की के ऊपर वाले हिस्से पर उसने टेप महसूस अंदाज में चिपकाया और फिर हीरे के कलम से शीशे का एक बड़ा सा चकोर हिस्सा काट दिया। उंगली के हल्के से झटके से शीशे का चकोर हिस्सा कटकर टेप के साथ लटकने लगा और हैरिस ने कटे हुए हिस्से में हाथ डालकर बड़े ही इत्मीनान से खिड़की की चटहनी अंदर से खोल दी। खिड़की खोलकर उसने चंद लम्हे अंदर की तारीकी के साथ साथ सकूत का जायजा लिया और फिर हैरिस खिड़की के अंदर कूद गया। ये एक छोटा सा कमरा था जो शायद हाफगा के तौर पर इस्तेमाल होता था। हैरिस ने पेंसिल टार्च निकाली और फिर पेंसिल टार्च की रोशनी में वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो ठटक कर रुक गया क्योंकि दूसरी तरफ से आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे के हैंडल को दबाया तो दरवाजा बेआवाज तरीके से खुलता चला गया। अब वो दूसरी तरफ न सिर्फ झांक सकता था बल्कि उधर से आने वाली आवाजें भी बाखूबी सुन सकता था। सफ्तर, मेरा ख्याल है कि जब तक असल मिशन की तरफ पेशकदमी ना हो हमें यूं हाथ बांध कर ना बैठना चाहिए। एक लंबे तड़ंगे नौजवान ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। और क्या करें? दूसरे ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक हमें तिल अबीब में कुछ तहरीबी कार्रवाइयां करनी चाहिए। कोई अहम इमारत उड़ा दी जाए, कोई बड़ी शख्सियत हलाक कर दी जाए, वगैरह वगैरह। पहले ने कहा, हाँ ख्याल तो अच्छा है मगर मसला इमरान के मानने का है। दूसरे ने, जिसका नाम सफ्तर था, जवाब दिया। इमरान को भला क्या एतराज हो सकता है? मेरा ख्याल है कि सुबह इस नजरिए पर इमरान से बात कर ली जाए तो बेहतर है। पहले ने कहा, ठीक है कर लेंगे। जूलिया अभी तक नहीं आई, सफ्तर ने जवाब देते हुए कहा। हो सकता है कि आकर वो अपनी हाफगा में चली गई हो। मेरा ख्याल है कि अब हमें भी सो जाना चाहिए, काफी वक्त हो चुका है। दूसरे ने कहा और फिर वो उठ खड़ा हुआ। ओके तुम चलो, मेरी हाफगा तो पास ही है। सफ्तर ने इस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा
जिसके दूसरी तरफ हैरिस खड़ा था। अच्छा, खुदा हाफिज, सुबह इस आइडिया पर इमरान से जरूर बात करेंगे, दूसरे ने कहा, और फिर वो तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हैरिस दबे कदमों पीछे हटा और फिर कदम अलमारी के पीछे आकर छुपकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक लंबी नाल और अजीब साख्त वाला रिवॉल्वर मौजूद था। चंद ही लम्हों के बाद दरवाजा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर बत्ती जलाई और फिर मुड़कर दरवाजा बंद किया। फिर वो तेजी से उस अलमारी की तरफ बढ़ा जिसके पीछे हैरिस छुपा हुआ था। उसने अलमारी खोली और फिर इसमें से नाइट गाउन बाहर निकालने लगा। नाइट गाउन लेकर वो मुल्हका गुसलखाने का दरवाजा खोलकर गुसलखाने में चला गया। जैसे ही गुसलखाने का दरवाजा बंद हुआ, हैरिस बिल्ली की चाल चलते हुए तेजी से दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल ताले के सुराख से लगाकर उसका ट्रिगर दो बार दबा दिया। नाल में से सफेद रंग का गाढ़ा धुआं निकलकर गुसलखाने में फैलता चला गया। हैरिस चंद लम्हों तक इंतजार करता रहा, फिर उसने हैंडल दबाकर दरवाजा खोल दिया। सामने फर्श पर सफदर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। नाइट गाउन अभी तक उसके हाथ में मौजूद था। हैरिस ने चंद लम्हे बेहोश कर देने वाली जूद असर गैस इस्तेमाल की थी। उसने इस जूद असर गैस के बाहर निकलने का इंतजार किया और फिर तेजी से आगे बढ़ा। पिस्तौल उसने पहले ही जेब में डाल लिया था। उसने सफदर के सीने को पर हाथ रखा। सफदर बेहोश था और हैरिस जानता था कि वो 3-4 घंटों से पहले होश में ना आ सकेगा। उसने झुककर सफदर की दोनों बगलों में हाथ डाले और फिर एक झटके से उसे उठाकर अपने कांधे पर डाला। गुसलखाने से लाकर उसने सफदर को बिस्तर पर डाला और जेब से कुत्तों से बचने वाला महलूल की शीशी निकालकर उसने उसे सफदर के लिबास पर छिड़क दिया। शीशी खाली हो चुकी थी। उसने शीशी वहीं फेंकी और फिर सफदर को उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ गया। अंदर आते वक्त खिड़की के पर्दे बराबर करके आया था। यही वजह है कि बत्ती जलाने के बावजूद सफदर को खिड़की की गलत पोजीशन का अंदाजा न हो सका था। हैरिस ने पर्दे हटाए और फिर सफदर के बेहोश जिस्म को दूसरी तरफ निकालकर जमीन पर नीचे लटा दिया और फिर वो तेजी से मुड़ा। उसने बत्ती बुझा दी। वो नहीं चाहता था कि बत्ती को जलता देखकर कोई इसकी तरफ मुतवज्जा हो। फिर वो खुद भी खिड़की से बाहर आ गया। उसने खिड़की के पट बंद किए और फिर वो टेप की मदद से शीशे को दोबारा वापस अपनी जगह उसने चिपका दिया। अलबत्ता सुलाहें वो दोबारा ना लग सकती थी, इसलिए उसने उन्हें ना छेड़ा और फिर सफदर को उठाए वो तेजी से अकबी दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही वो अकबी दीवार के पास पहुंचा, उसने सफदर को नीचे जमीन पर लटाया और फिर जेब से रस्सी निकालने लगा। उसी लम्हे दोनों कुत्ते तेजी से दौड़ते हुए दीवार की तरफ आए, मगर इन दोनों के करीब आकर वो खामोशी से खड़े हो गए। अलबत्ता 2 कदम जरूर पीछे हट गए थे। हैरिस ने बड़े ही इत्मीनान से कमंड डाली और रस्सी की मजबूती का अंदाजा करके उसने सफदर को उठा के कांधे पर डाला और फिर रस्सी के जरिए तेजी से दीवार पर चढ़ता चला गया। दीवार पर पहुंचकर उसने बड़ी ही फुर्ती से एंकर को अंदर की तरफ फिट किया और फिर रस्सी दूसरी तरफ लटका दी और सफदर समेत फिर उसने अकबी गली की तरफ छलांग लगा दी। रस्सी को एक महसूस अंदाज में झटका देकर उसने खींच लिया और फिर उसे यूं ही इकट्ठा करके जेब में डाल दिया। दूसरे ही लम्हे वो सफदर को उठाए तेजी से अकबी गली की तरफ होता हुआ साइडों से गुजरता हुआ साइड गली में चला गया और सड़क के करीब पहुंचकर उसने सफदर को एक बाड़ के पीछे लटा दिया और मुंह पर बंधा हुआ रुमाल उतारकर उसे जेब में डालते हुए वो अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। इस आसानी से मिशन मुकम्मल होने पर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। चंद ही लम्हों के बाद वो अपनी कार के पास पहुंच गया और फिर कार स्टार्ट करके उसने कार का रुख मोड़ा और उसे उस जगह ले आया जहां उसने सफदर को छुपा रखा था। बाड़ के पास कार रोक कर वो नीचे उतरा और फिर उसने सफदर को उठाकर कार की पिछली नशिस्त पर डाला और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से कार चलाता हुआ रेड आर्मी के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अच्छा मिस्टर अबू नाफे, अब मुझे इजाजत दो। मुझे यकीन है कि कल मेरा काम हो जाएगा। इमरान ने सामने कुर्सी पर बैठे हुए एक अरब नौजवान से मुखातिब होकर कहा, जिसके चेहरे पे मौजूद छोटी छोटी दाढ़ी ने उसे बड़ा वजी बना दिया था। बिल्कुल प्रिंस, आपका काम तो हमारे मिशन के ऐन मुताबिक है। आप कदम बेफिक्र रहिए। मिस्टर शाकिर सराज से हमें तफसीली हदायत मिल चुकी हैं और अब हमारा पूरा ग्रुप आपसे हर मुमकिन तावन करेगा। अबू नाफे ने मुसाफा करते हुए बड़े ही पुरहुलूस लहजे में कहा। थैंक यू, इमरान ने जवाब दिया और फिर मुड़कर वो कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर के बाद इमरान सीढ़ियां उतरकर इमारत के सदर दरवाजे से बाहर आ गया। उसकी कार नजदीक ही पार्किंग में मौजूद थी। पार्किंग के चौकीदार को अदायगी करके
उसने कार बाहर निकाल ली और फिर खासी तेज रफ्तारी से साइमन कॉलोनी की तरफ बढ़ता चला गया। जिस वक्त वो साइमन कॉलोनी के पहले चौराहे पर पहुंचा, उस वक्त रात का अंधेरा खासा गहरा हो चुका था। 5 नंबर कोठी के गेट पर पहुंचकर उसने महसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। ये हॉर्न बजने से कोठी का गेट खुलता चला गया। इमरान कार सीधी पोर्च में ले गया। पोर्च में कार रोक कर वो नीचे उतरा और बरामदे में खड़े हुए एक बावर्दी मुलाजिम से मुखातिब होकर पूछा, मेरे साथी कहाँ हैं? जनाब, सब आराम करने के लिए अपनी अपनी खाबगाहों में जा चुके हैं। मुलाजिम ने बड़े ही मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। मिस जूली आ गई हैं? इमरान ने पूछा। हाँ जनाब, वो थोड़ी देर पहले ही पहुंची हैं। अब वो भी अपनी खाबगाह में है, मुलाजिम ने जवाब दिया। इस कोठी में पहरे का क्या इंतजाम है? इमरान ने ख्याल के तहत इधर उधर देखते हुए पूछा। जनाब, 2 पहरेदार कुत्ते मौजूद हैं। उनकी ड्यूटी कोठी की अगली तरफ है और मैं सामने की तरफ पहरा देता हूँ, मुलाजिम ने जवाब दिया। ठीक है, बस जरा चौकन्ने रहना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बेफिक्र रहिए जनाब, कुत्तों और मेरी मौजूदगी में बगैर इजाजत कोई मक्खी भी कोठी के अंदर नहीं आ सकती, मुलाजिम ने बड़े ही पुरएतमाद लहजे में कहा। कुत्तों की हद तक तो मामला ठीक है, मगर तुम्हें नींद आ सकती है, इसलिए होशियार रहना, इमरान ने हंसते हुए कहा और फिर कोठी के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद इमरान अपनी खाबगाह में पहुंच गया। उसने कपड़े तब्दील किए और फिर बत्ती बजाकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटकर वो थोड़ी देर तक मिशन के मुतालिक सोच विचार करता रहा और फिर जाने किस वक्त उसकी आंख लगी और वो दुनिया माफिया से बेखबर होकर नींद की वादियों में पहुंच गया। फिर न जाने क्या हुआ कि इमरान की आंख एक झटके से खुल गई। चंद लम्हे तो वो लाशौरी सी कैफियत में रहा, मगर दूसरे ही लम्हे एक करख्त आवाज सुनकर वो पूरी तरह होश में आ गया। होश आ गया तुम्हें? और उसी लम्हे इमरान ने महसूस किया कि कमरे में तेज रोशनी हो रही है और ये वो कमरा नहीं जिसमें वो सो रहा था, ये तो बहुत बड़ा हॉल था। इमरान ने एक झटके से उठना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उसके मुंह से एक तवील सांस निकल गई, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उसे मजबूत बेल्टों से इस अंदाज में जकड़ दिया गया था कि सिवाय सर हिलाने के वो जरा सी भी हरकत न कर सकता था। और फिर इमरान ने गर्दन मोड़कर देखा तो उसे तमाम साथी अपने बंधे हुए नजर आए थे और वो सब एक बहुत बड़ी बेंचों से बांधे गए थे। हॉल कमरे में चारों तरफ मुसल्लह सिपाही मौजूद थे और इमरान के साथ 3 अफराद खड़े थे। इनमें से एक रेड आर्मी का सरबराह कर्नल हेमरिज था, दूसरा GP5 का चीफ कर्नल डेविड और तीसरा इस मिशन का हीरो मेजर हैरिस था, जिसकी आंखें मुसर्रत से कंदीलों की तरह जगमगा रही थीं। कमाल है, बचपन में कहानियों में तो पढ़ा था कि शहजादा अपने महल में सोता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बदसूरत जादूगरों के जंगल में होता है, मगर आज ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। इमरान ने बड़े ही मुतमईन लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आज की साइंस का ये सबसे बड़ा जादू है और ये जादू करने वाला जादूगर है मेजर हैरिस, कर्नल हेमरिज ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ऐसा जादू तो फिर मुझे भी सिखा दो, मगर पहले मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा हो। कहानी क्या है? मेजर हैरिस ने होटल अलगरब की काउंटरमैन नाटो से तुम्हारा पता पूछा, फिर वो कोठी में दाखिल होकर तुम्हारे एक साथी को बेहोश करके हेडक्वार्टर ले आया और यहाँ से रेड आर्मी और GP5 के मुसल्ला दस्तों ने कोठी का मुहासरा कर लिया। बेहोश कर देने वाली जूदधर गैस के बम्बों की कोठी पर बारिश कर देगी। उन बम्बों से कोई धमाका तो होता नहीं, इसलिए कोठी में मौजूद हर जानदार बगैर कोई एहतजाज किए बेहोश हो गया और तुम लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। कर्नल हेमरिज ने बड़े ही फखरिया लहजे में तफसील बताते हुए कहा। हुर्रा, काश मैं इस पुरलुत्फ एडवेंचर पर तालियां बजा सकता। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए, इमरान ने खुशी से चहकते हुए कहा। अगर किसी तरफ से तुम्हें इमदाद आने की इंतजार कर रहे हो तो ये बात सुन लो। हमें मालूम हो गया है कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर हो और शाकिर सरात की कहने पर यहाँ तबाही फैलाने के लिए आए हो। इसीलिए अगर किसी भी तरफ से तुम्हें इमदाद आने का इंतजार है तो ये बात जहन से निकाल दो, क्योंकि अब यहाँ भयानक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छे डायलॉग है, मेरा ख्याल है कि अगर तुम हॉलीवुड चले जाओ तो अच्छे एक्टर बन सकते हो। इमरान का जहन पटरी से उतर चुका था। शट अप, इन्हें गोली मार दो, इनकी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं बढ़ना चाहिए, कर्नल डेविड ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। गोली तो बहरहाल इन्हें मार ही देनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन्हें जिंदा वजीर आजम के सामने पेश किया जाए ताकि वजीर आजम को इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि ये तमाम शाकिर सरात की शरारत है, कर्नल हेमरिज ने कहा। वजीर आजम को पैगाम दे दिया गया है। कर्नल डेविड ने वजीर आजम का लहजा सुनकर
नरम होते हुए कहा, हाँ 2-3 घंटे बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके जाने के बाद इन्हें गोली मार दी जाएगी। कर्नल हेमरज ने कहा, अल्लाह करे तुम्हारे वजीर आजम की टांग टूट जाए, उसे बुखार हो जाए। इमरान ने औरतों की तरह कोसने देने शुरू कर दिए। उसी लम्हे मेजर हैरिस ने आगे बढ़कर इमरान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। खबरदार जो वजीर आजम की तौहीन की, बोटी बोटी लड़ा कर दूंगा। मेजर हैरिस ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, वाह किसी कसाई बाप के बेटे लग रहे हो। बहरहाल ये थप्पड़दार रहा। इमरान ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मेजर इत्मीनान रखो, तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी हो जाएंगी, मगर वजीर आजम के जाने के बाद। फिलहाल यहाँ से चलें। कर्नल हेमरज ने मेजर हैरिस का बाजू पकड़ते हुए कहा। हाँ, फिर मेजर हैरिस पीछे हटता चला गया। क्या ये अच्छी तरह बांध दिए गए हैं? कर्नल डेविड ने पूछा। आप बेफिक्र रहिए, ये हिल भी नहीं सकते, कर्नल हेमरज ने कहा, और फिर तीनों बड़े ही इत्मीनान से चलते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि हाल में मौजूद पहरेदार उसी तरह चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। यहाँ पर एहतमाम होता है पार्ट नंबर 11 और किताब नकाबिल तस्हीर मुजरम के हिस्सा अव्वल का। नकाबिल तस्हीर मुजरम किताब का हिस्सा 2 सुनने के लिए सफा नंबर 5 से उसकी समाअत फरमाएं।